अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टैक्सेशन का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या-क्या आता है, इनकम टैक्स रूल्स में क्या आता है और ऑर्डिनेंस और रूल्स के अंदर अमेंडमेंट्स क्यों की जाती हैं। और उसके बाद हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे जिससे हमें डिफरेंट टर्म्स का मतलब पता चलेगा जो हम आगे बाकी लेक्चर्स में देखा करेंगे, तो इसलिए उन टर्म्स का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स हमारे पास, जैसे हमने टैक्स की टाइप्स पढ़ी थी कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स हमारे पास डायरेक्ट टैक्स की एक टाइप है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है। और इम्पोज किसके ऊपर करती है? जो भी इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस उस गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहे होते हैं, उनकी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है डायरेक्टली, उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एक एग्जांपल इनकम टैक्स की, तो हम सपोज करते हैं कि एक पर्सन है जो कि अर्न कर रहा है इनकम ऑफ ₹80,000 अ मंथ एंड गवर्नमेंट इम्पोजेस 2% ऑफ स्टैट्यूटरी टैक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि हमारे मुल्क में स्टैट्यूटरी टैक्स सिस्टम है कि जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है जितने परसेंट उतना टैक्स इम्पोज किया जाता है, तो उसके ऊपर 2% टैक्स इम्पोज किया जाता है, जिसकी इनकम सपोज दैट कि हमने सपोज किया है कि 80,000 है। अब यहाँ पे 80,000 का अगर हम 2% निकालें तो फिर ये है कि वो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है और उसके पास जो अमाउंट बच रही है उसकी इनकम की, वो है 78,400। तो ये जो डिफरेंस है अमाउंट का, जो 1,600 रुपीज़ वो 2% के अकॉर्डिंग आए हैं, वो टैक्स है जो उसने गवर्नमेंट को दिया है और उस टैक्स को हम कहेंगे इनकम टैक्स, क्योंकि ये उसने अपनी इनकम के ऊपर स्टैट्यूटरी टैक्स पे किया है। उसके बाद हम देखते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या है? वो हमारे मुल्क में जो भी इनकम टैक्स के मैटर्स हैं उसको डील करता है। इसमें तमाम प्रोसीजर मौजूद है। और प्रोसीजर किस चीज़ का मौजूद है? वो इस चीज़ का मौजूद है कि कैसे टैक्सेबल इनकम को डिटर्मिन किया जाएगा, कैसे टैक्स की असेसमेंट की जाएगी, टैक्स लायबिलिटीज़ देखी जाएंगी और लगाई जाएंगी, फिर इसी तरह इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, ये सब कुछ, और साथ साथ जो पेमेंट ऑफ टैक्स होगी, कलेक्शन ऑफ टैक्स होगी, वो कैसे की जाएगी। और इसके अलावा इसमें पेनल्टीज़, रिफ़ंड, अपील्स, हर चीज़ का प्रोसीजर मौजूद है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 13 चैप्टर्स हैं और इसके अंदर 241 सेक्शंस हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। फिर आते हैं हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स। अब इनकम टैक्स रूल्स क्या हैं? इनकम टैक्स रूल्स वो हैं कि जो हमारे पास मौजूद है प्रोसीजर सारा, वो इनके अंदर है। मतलब जो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हर एक प्रोविज़न मौजूद है, उनका प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स के अंदर मौजूद है। सेक्शन 237 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ऑथराइज करता है एफपीआर को कि वो रूल्स बना सकते हैं। इसका मतलब है ये रूल्स कौन बनाएगा? ये रूल्स एफपीआर बनाएगा। वैसे हमारे पास क्या होता है कि ऑर्डिनेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास कौन बनाता है? वो हमारा लेजिस्लेचर बनाता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ये जो रूल्स हैं, इनके बारे में एफबीआर को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो इनके अंदर अगर चाहें तो कोई चेंजिंग लेकर आ सकते हैं। वो इसके प्रॉपर जो है वो सारे रूल्स फ्रेम करेंगे। अब हमारे पास इसमें क्या-क्या चीज़ें जो उन्होंने फ्रेम करनी है वो क्या-क्या है? इसमें हमारे पास सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन विद एफपीआर। जैसे अब उन्होंने इस सारे सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था। फिर इसी तरह एनटीएन का सारा जो प्रोसीजर है, इनकम कैसे डिटरमिन की जाएगी, इसका क्या प्रोसीजर है। फिर इसी तरह रिटर्न्स के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स होंगे कि अगर आपने नॉन रेजिडेंट की रिटर्न करनी है तो ये आप फॉर्म लेंगे। अगर आपने किसी सैलरीड पर्सन की करनी है या नॉर्मल इनकम के हेड में किसी पर्सन की करनी है तो आप कौन सा फॉर्म ओपन करेंगे। तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स जो हैं उनके बारे में जितने भी रूल्स हैं कि उनके अंदर आपने क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना, ये सब इनकम टैक्स रूल्स के अंदर आता है। इसी तरह अगर आपका कोई टैक्स रिकवरी का मैटर है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स के अंदर आता है। इसके 19 चैप्टर्स हैं और इसमें 232 सेक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब अमेंडमेंट्स कैसे की जाती हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में? जब भी हमारे पास क्योंकि हमारी एक कंट्री है, इसमें जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल नीड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो जब ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी चेंजेस की ज़रूरत होती है।
तो ये जो चेंजेस हैं ये कैसे आती हैं, ये अमेंडमेंट्स कैसे आती हैं, ये जब हर ईयर फाइनेंस एक्ट बजट पेश किया जाता है तो उसके थ्रू इसमें चेंजिंग लेके आई जाती हैं। और जो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है जो रिसेंट होता है उसके ऊपर मेंशन्ड होता है कि दिस इज़ अमेंडेड अप टू जो भी टैक्स ईयर होगा उसकी डेट मेंशन होगी। उसके बाद हमारे पास जो रूल्स हैं, रूल्स में जो भी हमारे पास चेंजिंग्स होती हैं वो एफपीआर करता है और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स के थ्रू वो उनको मॉडिफाई करता रहता है जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पहले मैंने बताया कि फॉर्म्स वगैरह सब जाके फिल किए जाते थे, फिर जमा करवाए जाते थे, तो वो उनका और सिस्टम था। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आपने ऑनलाइन खोलना है, उसको फिल आउट करना है और सबमिट कर देना है। तो इस तरह चेंजिंग वक्त के साथ साथ आती रहती है। अब हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखनी है जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन है टैक्स की। अब टैक्स हमारे पास अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो टर्म टैक्स है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके अंदर इनकम टैक्स इंक्लूड होता है सबसे पहले, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो किसी भी पर्सन की, किसी भी बिजनेस की इनकम के ऊपर लगाया जाता है। फिर हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, पेनल्टी, फ़ी एंड अदर। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज में हमारे पास क्या आता है कि अगर आपने एक चीज़ पे करनी थी, आपने नहीं की, तो उसके डिफ़ॉल्ट में आपके ऊपर जो सरचार्ज लगाया जाता है। पेनल्टी हमारे पास क्या होती है, पेनल्टी ये होती है कि अगर आपने कोई रॉन्ग रिटर्न जमा करवाई है या आपने जमा नहीं करवाई है या कुछ ऐसा किया है तो फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज की जाती है। फिर हमारे पास आते हैं फ़ी एंड अदर्स। फ़ी एंड अदर्स में क्या होता है, जैसे अगर सपोज दैट जो भी एनटीएन के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन एफपीआर के साथ या एनटीएन नंबर लेना या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन पे अगर एफपीआर कोई फ़ी वगैरह इम्पोज कर देता है तो वो जितनी भी फ़ी होती है या किसी और चीज़ पे टैक्स होता है, कोई फ़ी होती है, वो हमारे पास टैक्स की कैटेगरी में ही आती है। फिर हमारे पास आता है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें टैक्स ईयर पता होगा तो ही हम उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कर सकेंगे, क्योंकि हर टैक्स ईयर हमारे पास टैक्स रेट्स भी चेंज होते हैं। हमें अपना जो भी टैक्स ईयर चल रहा होता है उसकी इनकम, उसके एसेट्स बताने होते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारे पास टैक्स ईयर टर्म है उसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज़ होती हैं। सबसे पहला तो वो कि जो नॉर्मल टैक्स ईयर है, सेकंड वो जो स्पेशल टैक्स ईयर है और थर्ड वो जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है। नॉर्मल टैक्स ईयर हमारे पास स्टार्ट होता है जुलाई 1 से और एंड कब होता है, नेक्स्ट ईयर के जून 30 पे। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। ये 30th डे ऑफ जून पे एंड हो जाता है। और इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, इसको हम जो कैलेंडर ईयर जिसमें ये एंड हो रहा होता है ना, उसमें हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम अभी की एग्जांपल अगर लेते हैं लाइक प्रीवियस ईयर की, तो हमारे पास क्या है कि टैक्स ईयर जुलाई 1 2022 को स्टार्ट हुआ और अभी ये जो जून 30 गुजरा, जून 30 2023 इसको एंड हो गया। तो इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे कि ये ईयर 2023 था और अब जो ये स्टार्ट हुआ है, जो जुलाई 1 से 2023 से स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट ईयर जून 30 2024 पे एंड होगा, तो उसको हम कहेंगे, जो भी हम उसका ईयर कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर, वो क्या है 2024। फिर हम देखते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, वो टैक्स ईयर जो नॉर्मल टैक्स ईयर से हट कर है। जैसे कि कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, उनके लिए टैक्स ईयर जो होता है वो हमारे पास स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से और फिर अगले ईयर सितंबर पे जाकर एंड होता है। इसी तरह जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब हम पर्सनस की एनुअल इनकम की रिटर्न्स फाइल करते हैं तो वो हमारे पास जुलाई टू सितंबर में होती हैं, जबकि जो फिर कंपनीज़ की होती हैं वो सितंबर टू दिसंबर में होती हैं, क्योंकि 30 सितंबर को वो पीरियड एंड हो जाता है तो उसके बाद वो स्टार्ट होती हैं और 3 मंथ्स तक चलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है, ये वो टैक्स ईयर होता है जो नॉर्मल और स्पेशल के बिटवीन का टाइम पीरियड होता है, उसको हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। जैसे हमने देखा कि एक टैक्स ईयर जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और जून पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और सितंबर पे एंड हो रहा है। तो ये जो हमारे पास दरमियान में पीरियड आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये हमारे पास आता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की कैटेगरी में। उसके बाद हम देखते हैं पर्सन की डेफिनेशन। तो पर्सन क्या होता है, पर्सन सबसे पहले तो कोई इंडिविजुअल, सेकेंडली अगर हम देखें तो कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड और इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर है। इसी तरह फिर हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है, फॉरेन गवर्नमेंट आ जाती है, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट आ जाता है और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं।
इसी तरह फिर अगर हम देखें कंपनी, तो कंपनी हमारे पास एक सब हेड है पर्सन का ही, लेकिन कंपनी में क्या-क्या आता है, कंपनी में हमारे पास अ बॉडी कॉर्पोरेट आते हैं फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। मतलब जो हमारे पास जैसे कंपनीज़ एक्ट मौजूद है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई चीज़ कंपनी फॉर्म होती है तो वो हमारे पास कंपनी के अंदर आएगी। इसी तरह कोई बॉडी कॉर्पोरेट अगर जैसे बैंकिंग की कैटेगरी है, बैंकिंग एक्ट है, बैंकिंग लॉज़ हैं, उनके अंडर आता है तो फिर हमारे पास वो भी कंपनी की कैटेगरी में है। फिर हमारे पास आता है मुदारबा। अब मुदारबा क्या है? मुदारबा ये है कि एक कंपनी सपोज दैट या पार्टनरशिप की एक टाइप है ये हमारे पास, जिसमें एक पार्टनर अगर प्रोवाइड कर रहा है अमाउंट तो दूसरा उस सारे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो वो मिलकर उस काम को चला रहे हैं, ये हमारे पास मुदारबा है। फिर हमारे पास आता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। अब अगर एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान से बाहर बनाई गई है तो वो भी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंगली। जैसे हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो ये उनकी एग्जाम्पल है। फिर इसी तरह हमारे पास कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई फाइनेंस सोसाइटी है या कोई और सोसाइटी है, इसी तरह कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रस्ट है, तो ये सब कंपनी के अंदर ही आते हैं। फिर हम देखते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन हमारे पास फर्म जो बनाई जाती है पार्टनरशिप एक्ट के अंडर, वो हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कैटेगरी में आती है। अगर हम अपने जो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसमें देखें तो हमारे पास, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड है, तो यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट भी गिवन है जिसको हटाया नहीं गया, तो वो भी इस कैटेगरी में आता है। फिर इसी तरह कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, जैसे कि हम यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं या कोई और इदारा, तो वो भी इस कैटेगरी में आता है। और इसी तरह एनी बॉडी ऑफ पर्सनस फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ, जो फॉरेन लॉ में उनके जो भी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली बनी हो, तो वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ही आता है। लेकिन यह है कि उसको फिर हमारे मुल्क में उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता हो। फिर हम देखते हैं इनकम। तो इनकम क्या है? इनकम बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो भी बाकी जो हेड्स गिवन हैं इनके अंदर आती हो वो चार्जेबल टू टैक्स इनकम होती है। जैसा कि हम कहते हैं सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन्स है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये हमारे पास पांचों हेड्स हैं इनकम के। इसके अलावा इनकम में क्या आता है कि कोई भी लॉस फ्रॉम सच इनकम, प्रॉफिट और गेन, और इसके अलावा एनी अमाउंट विच इज सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स, ये सब हमारे पास इनकम के अंदर आता है। फिर हम देखते हैं इनकम की टाइप्स। तो इनकम की दो टाइप्स होती हैं, पाकिस्तानी सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। पाकिस्तानी सोर्स इनकम क्या है कि जो आपने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के सोर्सेज से इनकम कमाई हो। और फॉरेन सोर्स इनकम क्या है? इसमें हमारे पास वो इनकम है कि जो आपने पाकिस्तान में रहकर किसी फॉरेन सोर्स से कमाई हो। जैसे अगर हम अभी की एग्जांपल दें तो जैसे हमारे पास अपवर्क है, फाइवर है या डिफरेंट इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनको यूज़ करके पाकिस्तान में बैठ के लोग फॉरेन सोर्स इनकम लेते हैं। फिर हमारे पास आती है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम क्या होती है कि अगर हमारे पास इनकम जो है सैलरी से भी आ रही है, सपोज बिजनेस से भी आ रही है, प्रॉपर्टी से भी आ रही है, तो मुख्तलिफ हेड्स में जितनी भी इनकम होती है उस सारी इनकम को जब टोटल किया जाता है तो वो हमारे पास टोटल इनकम होती है। फिर हम देखते हैं टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास वो होती है कि जो हमारे पास टोटल इनकम में से जब हम रिड्यूस कर देते हैं जितने भी डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद हैं, तो वो इनकम हमारे पास टैक्सेबल इनकम होती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज हों तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं।